नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। आज पूरी दुनिया में उस समय हड़कंप मच गया जब कई जगहों पर कंप्यूटर एक झटके के साथ बंद हो गए। अचानक नीली होती कंप्यूटर की स्क्रीन ने पूरी दुनिया के बड़े बड़े सेक्टर्स में ब्रेक लगा दिया और इस संकट का सबसे बड़ा असर हुआ एविएशन सेक्टर पर। कंप्यूटर के शटडाउन होते ही विमानों की उड़ानें थमने लगी। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल दुनिया को हिला देने वाले इस संकट से जुड़े हुए हैं। हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, पूरी दुनिया में क्यों ठप हुई बैंकिंग से लेकर विमान कंपनियां? एयरलाइन समेत बैंकिंग और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में इस संकट का सबसे ज्यादा असर हुआ। इस टेक्निकल संकट के पीछे सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी को बताया जा रहा है अहम। तकनीकी गड़बड़ी से हिली दुनिया। ग्लोबल गड़बड़ी ने थामी रफ्तार। एयरपोर्ट पर यात्रियों में हड़कंप। आईटी बैंकिंग सेक्टर पर भी असर। कंप्यूटर और इंटरनेट के युग में सर्वर में समस्या आना दुनिया के लिए कितनी बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है, इसका अंदाजा आज उस समय लगा जब पूरी दुनिया में एयरलाइंस, टीवी टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉरपोरेट कंपनियों के कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ गए। दुनिया की महत्वपूर्ण कंपनियों को अपनी सर्विस देने वाली माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर सिस्टम में गड़बड़ी आने के बाद पूरी दुनिया में मानो हड़कंप मच गया। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से लेकर भारत में इस तकनीकी समस्या का बड़ा असर देखने को मिला। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में गड़बड़ी की वजह से कई सेक्टर में कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ। एयरलाइंस ऑपरेशन, बैंकिंग सर्विसेज, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, स्टॉक एक्सचेंज पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा। भारत समेत दुनिया के कई देशों में एयरलाइंस की रफ्तार थम गई। ये ग्लोबल आउटेज हुआ है। मैंने जो पढ़ा है और जो पब्लिक डोमेन में है उससे ये लगता है कि ये ग्लोबल आउटेज ने काफी सारे देशों के छोटे बड़े बिजनेसेस, एयरलाइंस, अस्पताल, बैंक्स पर उसका प्रभाव हुआ है और एक डिस्ट्रप्शन भी हुआ है। तो ये एक मैंने पिछले 30 साल से मैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में हूँ, ये पहली बार ऐसा एक इवेंट देख रहा हूँ कि इतना एक ग्लोबल डिस्रप्शन हुआ है और एक प्लेटफॉर्म के कारण हुआ है। सर्वर में गड़बड़ी आने के बाद पूरी दुनिया में उड़ानों पर असर पड़ा है। आज करीब 1500 से ज्यादा उड़ानें पूरी दुनिया में कैंसिल हो गई हैं, जबकि 3000 से ज्यादा विमानों ने देरी से उड़ान भरी है। इस वक्त मैं हूँ हीथ्रो टर्मिनल 3 के बाहर, जहां आप देखें हमारे पीछे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको पता नहीं कि क्या उनका अगला कदम होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों की फ्लाइट्स डिले हो गई हैं और कई लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल भी हो गई हैं। अगर हम आपको अंदर जाके दिखाना चाहते हैं किस तरह सिचुएशन पूरी तरह से हीथ्रो में काबू में नहीं है और कई लोग यहाँ उन्हें पता नहीं कि किस तरह से क्या करना है। बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, लेकिन आपको पहले हम नज़ारा दिखाते हैं यहाँ का कि परेशान यहाँ घूम रहे हैं लोग, काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं उन्हें ये नहीं पता है कि वो कहाँ होटल में रहें। कई लोग लंदन को पूरी तरह से जानते भी नहीं हैं, कहाँ जाएं, किसे फ़ोन करें, कैसे वहाँ तक पहुँचे। तो इस तरह का कंफ्यूजन और क्योस। शुरुआती जांच में दावा किया जा रहा है कि समस्या के पीछे क्राउड स्ट्राइक का एक अपडेट है। कहा जा रहा है कि इसी अपडेट की वजह से माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज प्रभावित हुई हैं और यूजर्स को ब्लू स्क्रीन और सिस्टम शटडाउन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन विशेषज्ञों का दावा है कि ये मामला केवल अपडेट तक सीमित नहीं लग रहा है। अगर आप केवल सॉफ्टवेयर को अपडेट करते तो इतनी दिक्कत नहीं आती कि पूरी दुनिया भर के राष्ट्र हिल जाए। इतनी दिक्कत नहीं आती कि उड्डयन इम्पैक्ट हो जाए। उतनी दिक्कत नहीं आती कि टीवी चैनल्स के ब्रॉडकास्टिंग भी इम्पैक्ट हो जाए। तो लाजमी सी बात है कि ये उससे बहुत बड़ा मामला है। मेरे अनुसार ये एक साइबर सुरक्षा में सेंध का मामला है। उसका कारण यह है कि आपने किसी व्यक्ति विशेष ने या किसी साइबर क्रिमिनल ग्रुप ने ऐसी सेंध की और वो सेंध इस तरीके से की ताकि पूरी दुनिया भर में एक हलचल मच जाए। माइक्रोसॉफ्ट ने इस समस्या को लेकर कहा कि उन्होंने कई टीमों को इसे सुलझाने में लगाया है
माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने इसका कारण पता लगा लिया है और जल्द ही सभी सिस्टम को रीस्टोर कर लिया जाएगा। सर्वर संकट के सामने आने के बाद दुनिया भर में एयरपोर्ट्स पर खलबली मच गई। कंप्यूटर ठप होने से बोर्डिंग में दिक्कत आने लगी, लिहाजा उड़ानें प्रभावित होने लगी। पूरे देश में कई उड़ानों को रद्द भी करना पड़ा और कई उड़ानों में देरी होने लगी। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। सर्वर ठप होने से एयरपोर्ट पर कैसे थे हालात? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल रहा और यात्री अपनी फ्लाइट की जानकारी को लेकर परेशान नजर आए। माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड में अचानक आई तकनीकी गड़बड़ी से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने से दुनिया भर की एयरलाइंस सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत यूरोप का नाम शामिल है। रेडियो, टीवी, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर पर भी असर पड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को हवाई सफर करने में परेशानी हो रही है। एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास मिलने में परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से हैंड रिटन बोर्डिंग पास जारी किए जा रहे हैं। भारत में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स तय समय से देरी से चल रही हैं। एयरपोर्ट पर चेक इन और टिकट बुकिंग में दिक्कतें आ रही हैं। इससे फ्लाइट्स या तो लेट हैं या कैंसिल की जा रही हैं। एयरपोर्ट पर लोग सेवाओं के नहीं मिलने से परेशान हैं। सर्वर डाउन की समस्या के बीच एयरलाइंस मैनुअल काम कर रही हैं, जिससे बोर्डिंग पास से लेकर गेट नंबर, पीएनआर नंबर सब कुछ मैनुअली किया जा रहा है। इसी वजह से एयरपोर्ट पर लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है। आज हमारी गोवा से दिल्ली फ्लाइट थी और फ्लाइट में काफ़ी डिले था। सर्वर डाउन बता रहे थे और काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई थी। और ये हाथों से बनाया हुआ है बोर्डिंग पास है, हाथों से बना हुआ बोर्डिंग पास है। बहुत प्रॉब्लम हुई और नाम भी गलत लिखे हुए थे, ऊपर आके और समस्या हो रही, बहुत प्रॉब्लम हुआ। हालात ये हो गए हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर तो फ्लाइट डिपार्चर से जुड़ी जानकारी मैनुअली व्हाइट बोर्ड पर लिखकर दी जाने लगी थी और यात्रियों को हाथ से लिखकर बोर्डिंग पास दिया जा रहा था। दिल्ली एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतों का सामना करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने एक अपडेट किया था। उस अपडेट के बाद उनके माइक्रोसॉफ्ट के अंदर उनका जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एक ग्लिच आया। ग्लिच की वजह से सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर के कई सारे एयरपोर्ट्स पे बहुत तगड़ा असर नजर आया। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सबसे बड़ा जो एक चीज सामने नजर आई, जो सबसे बड़ा असर पड़ा, वो ये है कि ये जो कियोस्क होते हैं जहां से आप अपना बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं, ये कियोस्क इस समय काम नहीं कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी गड़बड़ी के बीच मुंबई में एक्टर अर्जुन रामपाल फंस गए। अर्जुन रामपाल जब एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें भी परेशानी झेलनी पड़ी। पता नहीं, इनके सर्वर्स डाउन है, सो आई डोंट नो। अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी एक टिकट है दूसरे एयरलाइन पे, आई हैव टू गो अर्लियर। लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने इन तकनीकी दिक्कतों के बाद माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क किया है और गड़बड़ी पर सरकार भी नजर बनाए हुए है। पूरे देश में हर एयरपोर्ट पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने की तरफ है। दिल्ली से ऐश्वर्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल इस समस्या की शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आने वाली गड़बड़ी से हुई है और इसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर की स्क्रीन नीली होने लगी। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा तीसरा सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में समस्या कैसे बनी ग्लोबल गड़बड़ी। चलिए सीधा चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल मौजूद है। इसका जवाब हम उन्हीं से जानते हैं। जी पवन जी। देखिए, इस पूरे एपिसोड ने साबित कर दिखाया है कि एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से सारी दुनिया भर के कंप्यूटर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकते हैं। लेकिन सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि क्या ये केवल टेक्निकल ग्लिच था या कुछ ज्यादा था। क्यों? क्योंकि जब माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हैं तो वो अपनी बहुत जबरदस्त तैयारियां करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कोई भी अपडेट को मार्केट में रिलीज करने के लिए। उद्देश्य बहुत क्लियर है ताकि इस तरह के अपडेशन से उपभोक्ताओं को कम से कम नुकसान पहुंचे या कम से कम असुविधा हो। लेकिन इस केस में
इतने सारे दुनिया भर के राष्ट्रों के कंप्यूटर इम्पैक्ट हो गए, उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। और अभी तो धीरे धीरे आंकड़े आ रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है, कितने अरबों डॉलरों का नुकसान हुआ है, इसका भी आंकलन हो नहीं पाया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस घटना के साथ जुड़े हुए जो साइबर सुरक्षा में सेंध वाले सवाल हैं, उस पर भी पूछताछ करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ये घटना साइबर टेरर के साथ भी जुड़ी नजर आती है, क्योंकि साइबर टेरर वाले मुकदमों में भी उद्देश्य यही होता है साइबर क्रिमिनल्स का कि वो लोगों के हृदय में दहशत और डर फैलाएं। यहाँ पर भी कुछ घंटों के लिए दहशत और डर फैला, तो जब तक कंट्रीज उसे इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तब तक हम यथार्थ में सच्चाई तक नहीं पहुंच पवन जी रहिए हमारे साथ। तो लगातार पवन जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो हम शुक्रवार की सुबह विंडोज पर काम करने वाले लाखों सिस्टम पर ब्लू स्क्रीन यहाँ पर शटडाउन होने की दिक्कत आनी शुरू हो गई थी, और इस दिक्कत की वजह से क्राउड स्ट्राइक को माना जा रहा है, इस दिक्कत की वजह जिसने अपना नया अपडेट जारी किया है, और इस अपडेट में कॉन्फ़िगरेशन गलत होने की बात कही जा रही है। हमारा आज का चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है, जिसका जवाब हम पवन जी से जानेंगे। चौथा सवाल ये है कि क्या है क्राउड स्ट्राइक जिसने पूरी दुनिया का कामकाज ठप कर दिया? बताइए पवन जी। देखिए, अल्टीमेटली ये कंपनियां हैं जो आपको विभिन्न सर आपका ऑडियो म्यूट है। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी हेलो। ये वो कंपनियां हैं जो आपको तकनीकी सर्विसेज प्रदान करती हैं। ये तकनीकी सर्विसेज कनेक्टिविटी के लिए आपको अपने कंप्यूटर के सही वर्किंग के लिए अनिवार्य होती हैं, लेकिन जब इन सर्विसेज में खलल मच जाता है तो आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है, आप अपनी डिजिटल कोई भी गतिविधियां नहीं कर पाते हैं और आपके डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी ठप हो जाते हैं। कुछ इसी प्रकार का हम लोगों ने आज नजारा देखा, जहां पर हमने पाया कि न केवल कंप्यूटर ठप हो गए बल्कि साथ ही साथ उड्डयन का जो क्षेत्र है वहां पर भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। बहुत सारी 200 से ज्यादा फ्लाइट्स तो केवल भारतवर्ष में रद्द कर दी गई ताकि इस तरह की दिक्कत थी। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट पर असर पड़ा, साथ ही साथ बैंकों के इकोसिस्टम पर भी असर पड़ा, और हॉस्पिटल्स पर भी हमने इम्पैक्ट देखा। तो लाजमी सी बात है, ये केवल एक टेक्निकल ग्लिच है या कुछ और है, इस बात की तफ्तीश करनी जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि राष्ट्रों की तैयारी क्या है जब वो इस तरह की चुनौतियों से डील करेंगे। आज भारत के संदर्भ में हमने देखा कि हमारी इस चुनौती में कोई बहुत जबरदस्त तैयारी नहीं थी। क्यों? क्योंकि भारत के पास कोई डेडिकेटेड साइबर सुरक्षा कानून नहीं है। हमारी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा पॉलिसी कागजी घोड़ा बनकर रह गई है, उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। तो अब लर्निंग्स बहुत क्लियर हैं, साइबर सुरक्षा पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी और कहीं कहीं लोगों में ज्यादा जागरूकता फैलानी होगी साइबर सुरक्षा के प्रति। बिल्कुल रही है पवन जी हमारे साथ, और इस पूरे मामले में सॉफ्टवेयर अपडेट की बात भी कही जा रही है। लेकिन विशेषज्ञ पवन जी जैसे विशेषज्ञों का यही मानना है कि ये मामला केवल अपडेट तक ही सीमित नहीं है। हमारा आज का पांचवा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है, जिसका जवाब पवन जी से लेंगे कि क्या इस गड़बड़ी के पीछे साइबर अटैक हो सकता है? पवन जी लगातार आप इसकी आशंका भी जता रहे हैं। जी देखिए, जब इतने बड़े पैमाने पर आप देखते हैं कि पूरी दुनिया भर के कंप्यूटर इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो ये टेक्निकल ग्लिच होना, ये बात हजम नहीं होती। क्यों? क्योंकि टेक्निकल ग्लिच होता तो लाजमी सी बात है वो केवल एक क्षेत्र तक सीमित होता, एक सिटी तक सीमित होता, मे बी एक राष्ट्र तक सीमित होता। लेकिन यहाँ तो दुनिया के सारे मेजर राष्ट्र इस चपेटे में आ गए, और कहीं ना कहीं इसमें साइबर सुरक्षा में सेंध वाला एलिमेंट बहुत सामने नजर आता है। मुझे तो ये साइबर टेरर अटैक भी नजर आता है। क्यों? क्योंकि लोगों को डराने का प्रयास भी किया गया था। तो और जब इतनी बड़ी कंपनी है, या तो मैं समझता हूँ कि कोई नौसिखिया कंपनी हो जो आजकल में ही बनी हो, तो शायद उसने ध्यान ना दिया हो। जब इतने बड़े पैमाने पर इतनी टॉप कंपनियां इन्वॉल्व हैं, तब कहीं ना कहीं मुझे लगता है चीजें ज्यादा सीरियस हैं। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो हमें देखना है कि हाथी के दांत खाने वाले कौन से हैं, इसकी तफ्तीश करने की आवश्यकता है। सरकारों को इसमें ज्यादा इन्वेस्टिगेट करके पता लगाना चाहिए कि अल्टीमेटली हुआ क्या, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोगों का नुकसान हो गया उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या कंपनियां पल्ला झाड़ सकेंगी कहते हुए कि साहब ये तो छोटा टेक्निकल ग्लिच था? जब आपके करोड़ों अरबों रुपए और अरबों डॉलर का नुकसान हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं अदालतों में एक बाढ़ सी आ जाएगी मुकदमों की, जहां पर इन कंपनियों के खिलाफ मुकदमे आ सकते हैं, जहां पर जिन लोगों के पास लॉसेस हुए हैं, नुकसान हुए, वो अपनी भरपाई के लिए भी लीगल रेमेडीज का एक्सेस मांग सकते हैं। सिर्फ दूसरे अगर एंगल से देखा जाए
अगर किसी राष्ट्र के यहाँ फ्लाइट्स बंद हो जाती हैं, स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट हो जाती है, बैंकिंग सिस्टम इम्पैक्ट होता है, हॉस्पिटल इम्पैक्ट हो जाते हैं, तो ये नॉर्मल कोई टेक्निकल ग्लिच का मामला नहीं है। ये मामला है जो किसी राष्ट्र की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का मामला है। तो ये मामला कहीं ना कहीं कंट्रीज की सोवरेनिटी और साइबर सॉवरन इंटरेस्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है इसमें जबरदस्त आप इन्वेस्टिगेशन करें आए और साथ ही साथ इसको वेकअप कॉल के तौर पर समझें। इस तरह की घटनाएं घटित आने वाले समय में जब होंगी तो हमें क्या करना चाहिए। भारत को बहुत कदम उठाने की जरूरत है, नया साइबर सुरक्षा कानून लाने की जरूरत है, नए साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क लाने की जरूरत है और लोगों में ज्यादा जागरूकता फैलाने की जरूरत है। बिल्कुल रहिए हमारे साथ पवन जी। तो भारत सरकार की तरफ से यही कहा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट के टच में है भारत सरकार। हालांकि अभी तक पूरी तरह से सिस्टम रिस्टोर नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द सिस्टम रिस्टोर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल, छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। दुनिया को संकट में डालने वाले इस गड़बड़ी का जिम्मेदार कौन है? पवन जी क्या लगता है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा इस बात को डिटरमिन करने के लिए कि जिम्मेवार कौन है। कंपनियां तो कह रही हैं साहब हम जिम्मेवार तो है ही नहीं, क्यों, टेक्निकल ग्लिच हो गया, हम तो पल्ला झाड़ रहे हैं। सवाल अब ये उठता है कि क्या राष्ट्र और राष्ट्रों की सरकारें इन कंपनियों को पल्ला झाड़ने की अनुमति दे पाएंगी या नहीं। मुझे लगता है जब इतने बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान पहुंचा है तब पल्ला झाड़ना नॉर्मली कंपनियों के लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो झाड़ने का प्रयास भी करेंगी तो मुकदमेबाजी बिल्कुल उनके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो मुझे लगता है कंपनीज की कंडक्ट के लिए ज्यादा और गाइडलाइंस लाने की आवश्यकता है, ज्यादा पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है। और भारत को तो स्पष्ट तौर पर सेक्शन 79 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत इस मामले पर जितनी भी कंपनियां हैं जो इन्वॉल्व हैं उनसे रिपोर्ट मांगनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए अगर वो पाई जाए कि वो दोषी हैं। और अगर वो दोषी नहीं है और कोई और अज्ञात साइबर क्रिमिनल्स इसके पीछे लगे हैं तो उनकी भी आइडेंटिफिकेशन की जाए और अप्रोप्रिएट कार्रवाई की जाए। कहीं ना कहीं डिजिटल यूजर्स को समझाना है और उन्हें विश्वास दिलाना है कि भारतीय सरकार लगातार तत्पर, वचनबद्ध है, तैयार है साइबर सुरक्षा को लगातार रूप से नियंत्रित तौर पर रेगुलेट और प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल रहिए पवन जी। हमारे साथ एक आखिरी सवाल भी है। आज जिस तरीके से एक टेक्निकल ग्लिच हुआ है तो पूरी दुनिया को इसने हिलाकर रख दिया। सवाल लगातार पूछे जाने लगे हैं कि आखिर इसके बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। हमारा आज का 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि ऐसे साइबर ब्लैकआउट से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। जी पवन जी, मुझे लगता है इस साइबर ब्लैकआउट से बचने के लिए जरूरत है कि हम एडवांस की प्लानिंग करें, हम डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट पर तवज्जो दें, अपने जितने सारे आम या संतरे हैं एक ही बास्केट में, टोकरी में ना रखें, अलग अलग टोकरियों में फैला कर रखें ताकि अगर एक टोकरी कहीं ना कहीं काम करना बंद कर जाए तो बाकी टोकरियां आपकी मदद कर सकें। कोशिश करें अपना डेटा केवल क्लाउड पर ना रखें, उसका बैकअप ऑन प्रेमिसेस पे जरूर करके रखें ताकि जब इस तरह की घटना घटित हो तो आपकी जो बिजनेस, आपकी ऑपरेशंस हैं या कंप्यूटर ऑपरेशंस हैं वो नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो। कंपनियों को जरूरत है कि वो अपने जितने भी मुलाजिम हैं उनको साइबर सुरक्षा के बारे में ज्यादा अव्वल रूप से ट्रेनिंग दें, जागरूकता प्रदान करें, साथ ही साथ साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क खुद लेकर आए। इससे पहले कि सरकार नया कानून लेकर आए, आवश्यकता है कि प्राइवेट सेक्टर खुद कहे कि साहब ये सरकार आप कृपया बैठिए, हम खुद स्वतः तौर पर वॉलंटरली ये साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क लेकर आ रहे हैं जो वॉलंटरली हम उसका पालन करेंगे ताकि इस पूरी इकोसिस्टम को ज्यादा सुदृढ़ बनाया जा सके। भारत में संदर्भ में मुझे लगता है एक डेडिकेटेड साइबर सुरक्षा कानून होने की आवश्यकता है, डेडिकेटेड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क्स होने की आवश्यकता है और अल्टीमेटली हमें लगातार जागरूक रहना पड़ेगा। आज ये एपिसोड हो गया इसका ये मतलब नहीं कि आजीवन एपिसोड ऐसा नहीं होगा, इस तरह के एपिसोड लगातार होते रहेंगे। इसलिए जितनी जल्दी हम जागरूक हो जाएं और अलग अलग स्टेक होल्डर्स की जिम्मेवारियों को परिभाषित कर लें कि जब अगली बार इस तरह का एपिसोड हो तो कौन से स्टेक होल्डर ने क्या करना है, इस तैयारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो काफी हद तक अपने राष्ट्रीय हित को, अपनी साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से सुरक्षित कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।